नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में एक बार फिर से हम इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी करेंगे। ये लास्ट वीडियो होगा भारतीय अर्थव्यवस्था से। दोस्तों पहले हम जीएसटी से संबंधित प्रश्नों को जिक्र करेंगे, उसके बाद जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के अदर टॉपिक के क्वेश्चनों को हम जिक्र करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक आप बने रहे। चैनल को पहली बार दोस्तों विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। शुरुआत करेंगे, यहाँ पर दिया कि किसी भी अंतर राज्य खरीद पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव फर्स्ट की बात करेंगे तो IGST दिया गया है, सेकंड की बात करेंगे तो CGST, और यहाँ पर दिया गया है SGST, और C अल्टरनेटिव की बात करेंगे SGST, और यहाँ पर D की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर SGST दिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर ये रिपीट हुआ है अल्टरनेटिव, और लेकिन करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आपका B अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगले प्रश्न में दिया गया है कि IGST में जो I का प्रतीक पूछ रहा है दोस्तों, I का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इंटीग्रेटेड जो B अल्टरनेटिव में दिया गया एकीकृत आपका, तो करेक्ट आंसर की बात करें तो B अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिया गया कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GST का पूर्ण रूप क्या है। तो अल्टरनेटिव की बात करेंगे दोस्तों तो B अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब माल और सेवा कर, जो आपका B अल्टरनेटिव में दिया गया है आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि SGST UT GST मतलब कि यहाँ पर दिया गया के लिए लागू अधिकतम दर क्या है। तो अल्टरनेटिव की बात करेंगे 28 दिया गया है, 14 दिया गया, 20 और 30 दिया गया दोस्तों। जो करेक्ट आंसर होगा आपका C अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वस्तुओं और सेवाओं पर लागू जो GST की दर क्या है दोस्तों। तो दर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका C अल्टरनेटिव में दिया गया है पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब 0% होगा, उसके बाद 5%, उसके बाद 12%, 18% और 28% जो दिया गया है आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि GST भारत में लागू किया गया था। तो यहाँ पर हम अल्टरनेटिव की बात करेंगे दोस्तों तो D अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। 1 जुलाई 2017 आपका राइट आंसर होगा। अगर GST दिवस की बात करेंगे तो भी 1 जुलाई आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि वस्तु और सेवा कर मतलब GST की अवधारणा किस देश से शुरू किया गया था। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर अल्टरनेटिव कनाडा दिया गया है, और सेकंड की बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी दिया गया दोस्तों। जो कनाडा आपका है, कनाडा आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर GST द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो सेवा कर दिया गया है जो आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव, यही आपका पूरी तरह से राइट आंसर। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि GST के तहत निम्नलिखित में कौन सी दर लागू नहीं होती है। तो 5% दिया गया, 12%, 18 और 25% दिया गया दोस्तों। जो आपका राइट आंसर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग मतलब 25% होगा। मतलब 25% जो दर है वो लागू नहीं होता है। जैसे स्टार्टिंग में भी मैंने बताया, ये यहाँ पर जो मूल रूप से 5 दरें होती हैं, जिसमें 0% आपका दिया गया है, 5% दोस्तों दिया गया, 12% और 18%, और लास्ट की बात करेंगे तो 28%। तो ये आपका GST के 5 मूल दर सम्मिलित हैं, जिनमें 0%, 5, 12, 18 और 28% है, कि ना कि 25% है। तो ये प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका D अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि GST किस पर लगाया जाता है। तो निर्माता दिया गया है। दूसरे अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो खुदरा विक्रेता दिया गया दोस्तों। उपभोक्ताओं C अल्टरनेटिव दिया गया। उपयुक्त तो सभी। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा D अल्टरनेटिव होगा, क्योंकि GST इन सब पर लागू होता है, चाहे वो निर्माता हो दोस्तों, खुदरा व्यापारी हो या उपभोक्ता हो, मतलब कि जो परचेज करने जो सामान को जाते हैं। प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि GST बिल को पारित करने के लिए कौन सा जो है संवैधानिक संशोधन किया गया है। तो अल्टरनेटिव के अकॉर्डिंग की बात करेंगे 101 दिया, 120, 122, 115 दिया गया है। जो फर्स्ट अल्टरनेटिव है 101 ही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो दिया गया कि GST बिल के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी वस्तु सम्मिलित नहीं होगी। तो कुकिंग गैस आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव में दिया गया है। सेकंड की बात करेंगे शराब दिया गया है। थर्ड की बात करें तो पेट्रोल, और D अल्टरनेटिव उपरोक्त सभी दिया गया है। तो D अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर इस प्लेन के अंतर्गत अगर हम बताएंगे तो दोस्तों जो कुकिंग गैस आपका होता है, शराब हो गया या पेट्रोल हो गया, और हवाई ईंधन हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया,
डीजल हो गया, जीएसटी के अंतर्गत ये कवर नहीं किया जाता। और क्योंकि राज्य सरकार इन वस्तुओं पर कभी भी इच्छानुसार जो है टैक्स को लगा सकती है, कर को बढ़ा या घटा सकती है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। कि भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है, तो यहाँ पर हम अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो राष्ट्रीय विकास परिषद आपका जो सेकंड अल्टरनेटिव दिया गया है पूरी तरह से आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं, तो अल्टरनेटिव में दिया गया 10, 8 और 14 और 12 दिया गया, जो आपका राइट आंसर होगा आपका 4th नंबर पे, मतलब डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा, 12 करेक्ट होगा। और 12 का 12 मैं इस वीडियो में टोटल 1 बाई 1 करके जिक्र करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक आप केवल बने रहें। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया कि 1952, 1950 दिया गया, 1955 और 1948 दिया गया है। जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर 1950, मतलब बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया, मतलब यहाँ से हम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करते हैं। अल्टरनेटिव में दिया 1951, उसके बाद 1948 दिया गया, 1950 दिया, 1953 दिया गया है। जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव राइट आंसर होगा। मतलब कि शुरुआत की अगर बात करेंगे पंचवर्षीय योजना की तो 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर और अगर डिटेल को हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर प्रथम जो पहली पंचवर्षीय योजना को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इस चीज़ को शुरुआत किया गया था। तो इस क्वेश्चन के साथ हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो अगर मॉडल की बात करेंगे दोस्तों तो आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई 1951 में, वो सबसे ज़्यादा अधिक बल किस पर दिया गया था स्टार्टिंग में, तो आपको बताना चाहेंगे कृषि और जो सिंचाई आपका सी अल्टरनेटिव में दिया गया है, ये पूरी तरह से राइट आंसर होगा आपका। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से जो है प्रारंभ की गई थी, शुरू की गई थी, तो यहाँ पर डी अल्टरनेटिव जो आपका दिया पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब 1 अप्रैल 1956 से यहाँ पर 31 मार्च 1961 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर फर्स्ट की बात करेंगे दोस्तों तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी अभी बताया आपको कि 1 अप्रैल 1951 से लेकर के यहाँ पर 1956 तक फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना थी। सेकंड की बात करें तो 56 से लेकर के जो है आपका 1961 तक था। तो इस तरह से हमने सेकंड पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया। चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो यहाँ पर जो डी अल्टरनेटिव आपका दिया गया है पीसी दिया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया था, तो आपका औद्योगिक विकास जो दिया गया है फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। हर योजना से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं हम जिक्र कर रहे हैं आपको, और बाकी का हम 12 की 12 योजनाओं को यहाँ पर आपको जो है एक्सप्लेन करेंगे। केवल आप वीडियो के अंत तक आप बने रहें। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि किन पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी उसी के अंतर्गत हुआ था। अभी मैंने स्टार्ट आपको जैसे कि बताया औद्योगिक जो विकास के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सेकंड जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों उसी के तहत जो है लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। आगे हम आपको ये बताएं। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना अवधि थी दोस्तों स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में सम्मिलित कौन कौन से थे। पहले अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो राउरकेला इस्पात संयंत्र दिया गया है। दूसरे की बात करेंगे तो सभी दिया गया है। और सी की बात करेंगे तो भिलाई इस्पात संयंत्र दिया गया, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र दिया गया है। तो आपको बताना चाहेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी औद्योगिक विकास के अंतर्गत थी, जिसमें दोस्तों लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। और ये तीनों के तीनों आपके राइट आंसर होंगे, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आप राउरकेला इस्पात संयंत्र को ले लीजिए, भिलाई ले लीजिए, दुर्गापुर ले लीजिए, ये सारे के सारे जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है स्थापित किए गए थे। तो यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका सेकंड अल्टरनेटिव सही होगा, मतलब सारे के सारे आपके करेक्ट होंगे। यहाँ पर दोस्तों अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अब बात होती है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो आपको बताना चाहेंगे कि अल्टरनेटिव अगर करेक्ट की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो सी अल्टरनेटिव आपका दिया है पूरी तरह से राइट आंसर होगा। 1 अप्रैल 1961 से लेकर के 31 मार्च 1966 तक, मतलब कि आपका जो सी अल्टरनेटिव है पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। तो आपको बताना चाहेंगे जो हरित क्रांति की शुरुआत की बात करेंगे दोस्तों तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था।
और भी अगर हम आपको बताएंगे कि हरित क्रांति की जो शुरुआत के बताएंगे किस वर्ष से हुआ था, तो आपका 1965 पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। आपके एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न बोलता है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 1965 आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब चली थी, तो आपको बताना चाहेंगे जो डी अल्टरनेटिव आपका है पूरी तरह से राइट आंसर होगा। 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 तक आपका चला था, तो यहाँ पर डी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया कि चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर जो है अधिक बल दिया गया था, तो आपको बताना चाहेंगे जो आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता आपका बी अल्टरनेटिव में दिया गया है, यही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो बल की बात करेंगे किस पर ज़्यादा फोकस किया गया था, तो आर्थिक जो विकास है, जो इकोनॉमी डेवलपमेंट है और यहाँ पर जो आत्मनिर्भरता है आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों अगले प्रश्न की बात करेंगे तो पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सबसे असफल योजना कौन सी मानी जाती है, तो कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी योजना है जो पूरी तरह से असफल मानी जाती है भारत की, तो ये जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है दोस्तों उसी को जो है सर्वाधिक असफल योजना के अंतर्गत हम जानते हैं, तो आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर हो। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे कि पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो आपको करेक्ट आंसर बताने चाहेंगे तो यहाँ पर दिया गया जो सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चला था, तो ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी सी अल्टरनेटिव के अकॉर्डिंग आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। बात करें दोस्तों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया है, तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसी के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया कि किस पंचवर्षीय योजना के जो दौरान जो है आपातकाल घोषित किया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर की अगर बात करेंगे दोस्तों तो पांचवी पंचवर्षीय के अंतर्गत ये भी जो है प्रक्रिया हुई थी, आपातकाल घोषित किया गया था, तो आपका डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष तक चली थी, तो आपको बताना चाहेंगे जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वो केवल और केवल 4 वर्षों तक चली थी, और उसी के अंतर्गत आपको जैसे मैंने अभी बताया कि आपातकाल घोषित वगैरह किया गया था, तो ये आपका जो सी अल्टरनेटिव है पूरी तरह से राइट आंसर हो। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि दूसरा योजना अवकाश कब घोषित किया गया था, तो यहाँ पर हम अल्टरनेटिव जो 1979 से 1980 दिया गया है दोस्तों, डी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो 1 अप्रैल जो यहाँ पर दिया गया 1980 से 31 मार्च 1985 आपका राइट आंसर होगा, मतलब डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में किन पर अधिक बल दिया गया था, तो किन पर अधिक बल की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो है अधिक बल दिया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा जो है बल दिया गया था, तो आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, तो जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी, किस योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी, तो यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि सातवीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत जवाहर रोजगार योजना शुरुआत किया गया था, तो आपका डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। दोस्तों बात करेंगे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपको करेक्ट आंसर की, तो सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 1 अप्रैल 1992 से लेकर के 31 मार्च 1997 आपका राइट आंसर होगा, मतलब कि सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो दिया गया कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था, तो जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये सारी चीज़ें किया गया था, तो आपका डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा, मतलब फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे कि 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो यहाँ पर बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा, मतलब कि यहाँ पर 2002 से लेकर के 2007 के बीच में ये योजना चली थी 10वीं योजना। यहाँ पर बात करेंगे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे दोस्तों 2007 से 2012 आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा, मतलब सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा।
यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे कि लास्ट पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो लास्ट पंचवर्षीय योजना थी, और इसका अगर हम डेट की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो आपका जो 2012 से अल्टरनेटिव यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 2012 से लेकर के 2017 आपका जो फर्स्ट अल्टरनेटिव में दिया गया है वही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने योजना आयोग को खत्म करके किस योजना को स्थापना की। तो यहाँ पर हम जो नीति आयोग दिया गया है आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा दोस्तों। अगर प्रश्न खत्म से रिलेटेड होगा तो जो योजना आयोग को कब खत्म किया गया, जैसे कि योजना आयोग की स्थापना की बात करेंगे दोस्तों तो 1950 आप ऑलरेडी जानते हैं। तो इसको ख़त्म करने से की बात करेंगे, योजना आयोग का जो नाम चेंज होकर के नीति आयोग किया गया। ख़त्म की बात करेंगे तो 2014, अगर लागू की बात करेंगे दोस्तों तो 2015 में इसको पूरी तरह से लागू किया गया था। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे अब हम जो है हरित क्रांति से संबंधित प्रश्नों के बारे में। कुछ प्रश्न हम अगर बात करेंगे हरित क्रांति से संबंधित तो मैंने फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर रखा कि बाकी क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों तो हरित क्रांति से, तो दिया कि 20वीं शताब्दी में नई कृषि जो है रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में की गई थी। तो शुरुआत की अगर बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 1960 दशक दिया गया है, 1970, 1950, 1990 दिया गया है। जो राइट आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो विश्व स्तर का भी क्वेश्चन होता है और भारत का भी होगा, तो हम दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पर विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात करेंगे दोस्तों तो बोरलॉग जो दिया गया फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पर भारत की बात करेंगे दोस्तों तो स्वामीनाथन आपका जो बी अल्टरनेटिव दिया है ये भारत का होगा। और यहाँ पर विश्व स्तर की बात करेंगे तो आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर बोरलॉग किस जो है देश में रहते थे, किस देश के नागरिक थे दोस्तों। तो यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव जो संयुक्त राज्य अमेरिका दिया गया है पूरी तरह से राइट आंसर होगा, जैसे कि यहाँ पर प्रश्न भी हमने जो है। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया निम्नलिखित में कौन सा हरित क्रांति के संदर्भित जो है करता है। तो यहाँ पर जो उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम दिया गया सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि आज़ादी के बाद हरित क्रांति के बाद निम्नलिखित में से किस फसल में उत्पादन में वृद्धि हुई। तो चावल दिया गया, पटसन दिया, गेहूं, दाल दिया गया। जो सी अल्टरनेटिव आपका होगा पूरी तरह से राइट आंसर होगा। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं, मतलब कि पानी तो 100% चाहिए लेकिन जमाव नहीं होना चाहिए, मतलब पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। तो अल्टरनेटिव में फर्स्ट में धान दिया गया, दूसरे की बात करेंगे तो जूट दिया गया है, चाय दिया गया है, और डी अल्टरनेटिव की बात करें तो मूंगफली दिया गया है। जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न दिया गया इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो कपास फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया, मूंगफली और मक्का दिया गया है, और डी अल्टरनेटिव की बात करें तो सरसों दिया गया है। दूसरे यहाँ पर कपास, मूंगफली, मक्का की बात करेंगे तो ये खरीफ की फसलें मानी जाती हैं। अगर सरसों की बात करेंगे तो आपका डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग, मतलब ये आपका नहीं होगा, बाकी का इसमें होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है, आपको अल्टरनेटिव डिसाइड करने हैं। फर्स्ट की बात करें तो गन्ना दिया गया है और कपास और जूट। डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर गेहूं दिया गया है। जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। नकदी फसल के अंतर्गत आपका गन्ना भी आता है, कपास और जूट भी आता है, लेकिन गेहूं की बात करेंगे तो नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आता। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। तो गेहूं फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया। सेकंड की बात करें तो जौ दिया गया है। रेपसीड आपका सी अल्टरनेटिव दिया गया है। डी की बात करें तो जूट दिया गया है। एक्चुअली जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध जो है किससे है। अल्टरनेटिव की बात करें तो गेहूं उत्पादन फर्स्ट दिया गया है, दुग्ध उत्पादन सेकंड दिया गया, बाढ़ नियंत्रण दिया गया। डी की बात करें मत्स्य उत्पादन दिया गया है। जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो दिया गया कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर जो सी अल्टरनेटिव आपका दिया गया है कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो आपका दिया गया दोस्तों सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में
सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। तो अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो गेहूँ दिया गया है, बी धान दिया गया है, कपास गन्ना दिया गया है। जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। मतलब कि सर्वाधिक क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो धान की खेती होती है अपने भारत में, तो बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है वाराणसी, फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है। सेकंड की बात करेंगे तो लखनऊ में दिया गया है, और सी मैसूर आपका, और डी की बात करेंगे तो बेंगलुरु दिया गया है। जो एक्चुअली में करेक्ट आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि हरित क्रांति का अर्थ क्या है। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव की बात करें तो कृषक क्रांति दिया गया है, सामाजिक वानिकी दिया गया है, और सी की बात करेंगे तो वृक्षारोपण दिया गया। डी अल्टरनेटिव की अगर हम बात करेंगे तो कृषि के आधुनिक जो है विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ जो है फसल की उपज बढ़ाना। और एक्चुअली जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी अल्टरनेटिव ही आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे जो है माना जाता है। तो अल्टरनेटिव की बात करेंगे दोस्तों तो बी अल्टरनेटिव यहाँ स्वामीनाथन जो आपका दिया गया है राइट आंसर होगा। अगर विश्व लेवल का प्रश्न होगा कि हरित क्रांति के विश्व स्तर के जनक किसे कहा जाता है, तो आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव राइट आंसर होगा। भारत की बात कर रहा है तो दोस्तों बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो दिया गया कि भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। फर्स्ट अल्टरनेटिव की बात करेंगे बिहार, सेकंड की बात करेंगे तो राजस्थान दिया गया है, सी अल्टरनेटिव मध्य प्रदेश दिया, डी की बात करें तो महाराष्ट्र आपका दिया गया है। जो करेक्ट आंसर होगा आपका सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। मतलब भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादन राज्य की बात किया जाएगा तो आपका मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि जूट उत्पादन में सबसे जो है प्रमुख प्रदेश कौन सा है भारत का। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव पश्चिम बंगाल दिया है, सेकंड की बात करेंगे तो तमिलनाडु, और सी अल्टरनेटिव केरला दिया गया है, और उड़ीसा दिया गया है। जो राइट आंसर होगा आपका पश्चिम बंगाल, मतलब कि फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, मतलब ज़्यादा क्षेत्रफल में खेती होती है। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव मध्य प्रदेश दिया गया है, सेकंड की बात करें तो राजस्थान, और सी अल्टरनेटिव उत्तर प्रदेश दिया गया है, डी की बात करें तो पंजाब दिया गया है। जो करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव मतलब मध्य प्रदेश ही राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है भारत के। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव केरल दिया गया है, और सेकंड की बात करें कर्नाटक, और सी अल्टरनेटिव तमिलनाडु दिया गया है, आंध्र प्रदेश डी अल्टरनेटिव दिया गया है। जो करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि गेहूँ के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य की बात करें तो पंजाब आपका दिया गया है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश दिया गया है। जो राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो दिया गया किस भारतीय राज्य को जो है चाय का उत्पादन राज्य नहीं माना जाता। यहाँ पर असम दिया गया फर्स्ट अल्टरनेटिव, सेकंड की बात करें तो केरल दिया गया, और सी अल्टरनेटिव पश्चिम बंगाल दिया गया है, और डी की बात करेंगे तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ दिया गया है। जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी अल्टरनेटिव मतलब कि प्रश्न के अकॉर्डिंग होगा। बाकी की अगर बात करें उत्पादन राज्य छत्तीसगढ़ नहीं है, बाकी असम, केरला, पश्चिम बंगाल इन सारे प्लेसों पर चाय का प्रोडक्ट मतलब होता है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है। फर्स्ट अल्टरनेटिव तमिलनाडु दिया गया, सेकंड की बात करें तो केरल और महाराष्ट्र, और डी की बात करेंगे तो यहाँ पर कर्नाटक दिया गया है। एक्चुअली जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका कर्नाटक ही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है कि यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, और बी की बात करें मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, और सी की बात करेंगे नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, और डी की बात करेंगे कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। मतलब कि यहाँ पर निगेटिव की बात करेंगे तो मतलब तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन गुजरात में नहीं होता है। बाकी मूंगफली आप हो गया, नमक हो गया, कपास हो गया, सब गुजरात में सारी चीज़ें अधिक जो है मात्रा में इसका उत्पादन होता है।
यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है। अब हम बात करेंगे श्रम सुधार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। पहला दिया कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 दिया गया है, और बी की बात करें मातृत्व लाभ अधिनियम यहाँ पर दिया 1961 दिया गया है, और सी की बात करेंगे तो बोनस अधिनियम का भुगतान 1971 आपका दिया गया। ट्रेड यूनियन अधिनियम की बात करें 1926 दिया गया है। अगर जो राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर सम्मिलित नहीं की जो प्रश्न यहाँ पर हो रहा है तो आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब कि यहाँ पर जो 1971 दिया गया एक्चुअली में 1965 आपका राइट आंसर होगा। मतलब अधिनियम जो है 1965 में पारित हुआ था, ना कि 1971 में। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कार्य को यौन उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता है। फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया कि यौन संबंध बनाने की मांग या अनुरोध, फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका है। सेकंड की बात करेंगे तो यौन संबंधी टिप्पणी, और सी की बात करेंगे तो यहाँ पर खराब शारीरिक जो है संपर्क, और डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो ऑफिस के कैबिन में बैठना। तो जो एक्चुअली में आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा दोस्तों आपका डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि गर्भवती महिला कर्मचारियों को कितने सप्ताह का वैतनिक मातृत्व अवकाश पाने का अधिकार है दोस्तों। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव 6 सप्ताह दिया है, 10 सप्ताह, 12 सप्ताह और 16 सप्ताह दिया गया है। जो राइट आंसर होगा आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा, मतलब 12 सप्ताह आपका राइट आंसर होगा। स्पष्टीकरण के अंतर्गत यहाँ पर हम देखेंगे कि गर्भवती महिला कर्मचारी को 12 सप्ताह या 84 डेज का जो अवकाश प्रदान किया जाता है। तो आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम कब पारित किया गया था। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव 2007, 2001 और 1995 दिया गया है, और यहाँ पर बात करेंगे तो 2013 आपका दिया गया है। जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका डी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब अधिनियम लागू की बात करेंगे तो यहाँ पर 9 दिसंबर 2013 को ये पूरी तरह से लागू कर दिया गया था, जो कि जैसे कि आपका स्पष्टीकरण में ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है। तो अनुच्छेद 23 फर्स्ट अल्टरनेटिव। सेकंड की बात करेंगे तो अनुच्छेद 19 फर्स्ट सी दिया गया है, और सी की बात करें तो अनुच्छेद 24 दिया गया है। डी की बात करें तो 14 आपका राइट दिया गया है। जो करेक्ट आंसर होगा आपका दोस्तों बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि बाल श्रम जो है निषेध और यहाँ पर और विनियमन जो अधिनियम है 1986 के तहत एक बाल श्रमिक के रूप में पात्र होने के लिए अधिकतम जो है आयु क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो 14 वर्ष दिया गया, 16, 18 और 12 वर्ष दिया गया है। जो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। मतलब ये होता है कि 14 वर्ष से कम का कोई बालक है तो किसी फैक्ट्री में जॉब नहीं कर सकता, उस 14 साल होने के बाद ही जो है वो फैक्ट्री में काम कर सकता है। अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो अल्टरनेटिव सी आपका सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व जो आपका अल्टरनेटिव दिया गया है, सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दिया, जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था दिया गया है, और मिश्रित अर्थ व्यवस्था दिया गया है। तो आपका डी की बात करें तो नन ऑफ दीज दिया गया है। तो जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। तो यहाँ पर बी अल्टरनेटिव जो आपका दिया गया एक विकासशील अर्थव्यवस्था, मतलब कि बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो विकास का भारतीय जो है मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। तो व्यक्ति का करता है या राज्य का करता है, या व्यक्ति राज्य दोनों का करता है, या नन ऑफ दीज डी अल्टरनेटिव में दिया गया है। जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। व्यक्ति और राज्य दोनों आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर हो। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो दिया गया कि किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। तो यहाँ पर गरीबी के अनुसार दिया गया है, प्रति व्यक्ति के आय के अनुसार दिया है, राष्ट्रीय आय के अनुसार दिया है, बेरोजगारी की दर से दिया गया है। जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब प्रति व्यक्ति आय से जो है संबंधित बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक जो उपयुक्त माप की अगर बात करेंगे तो सकल यहाँ पर घरेलू उत्पाद दिया गया, शुद्ध घरेलू उत्पाद दिया गया है,
और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद दिया गया है और प्रति व्यक्ति उत्पाद दिया गया है। जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि भारत की राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है। तो अल्टरनेटिव की बात करेंगे दोस्तों तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आपका जो डी अल्टरनेटिव दिया गया पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव की बात करें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय योजना आयोग द्वारा और दिया गया भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। तो जो सी अल्टरनेटिव आपका यहाँ पर दिया गया है वो दोस्तों पूरी तरह से आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर वर्ष दिया 1991-92 में भारत के प्रति व्यक्ति वार्षिक जो आय लगभग कितनी थी दोस्तों। तो अल्टरनेटिव 4500 दिया गया, 5500 दिया गया, 7500, 10,500 ये सारा चीज़ दिया गया अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर हम बताना चाहेंगे 1991-92 में भारत में प्रति व्यक्ति की जो आय थी वो 7,251 रुपया करके थी। तो अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो लगभग में आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। लेकिन एक्चुअल में जो करेक्ट आंसर होगा आपका 7,251 रुपया था, मतलब 91 से 92 का। तो इस तरह से यहाँ पर सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि सतत विकास का आधार क्या होता है। तो पर्यावरणीय जो दृष्टिकोण आपका यहाँ पर सी अल्टरनेटिव दिया गया है आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है। तो आपका जो फर्स्ट अल्टरनेटिव दोस्तों दिया गया है कि वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक जो विकास होता है वो आपका राइट आंसर होगा, मतलब फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि किसी निजी क्षेत्र में बैंक के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लागू किया गया था दोस्तों, किसके माध्यम से, कौन सी बैंक के माध्यम से। तो यहाँ पर जो बी अल्टरनेटिव आपका दिया गया है कि HDFC बैंक जो है 2020 में इसे जो है लॉन्च किया गया था और किसान धन मोबाइल जो एप्लीकेशन जारी किया गया था। और यहाँ इससे रिलेटेड अगर हम बात करेंगे जो एप्लीकेशन जो अवेलेबल कराया गया था किसानों के लिए, इससे फसलों का जो भाव होता है और ये वेराइटीज़ जो होती है दोस्तों, मौसम की जानकारी, कृषि से सूचनाएं जो कृषि से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें इस ऐप के माध्यम से किसानों को जो है लाभ के रूप में प्रदान किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। अर्थात क्वेश्चन पूछने का तात्पर्य दोस्तों कि नीली क्रांति से रिलेटेड कौन सा अल्टरनेटिव आपका सही होगा। तो मत्स्य जो पालन आपका दिया गया सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। और भी इससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे तो भारत में नीली क्रांति जो मछली से रिलेटेड है, और भी यहाँ पर हम हरित क्रांति की बात करेंगे दोस्तों तो खाद्य जो उत्पादन से है। श्वेत क्रांति की अगर बात किया जाएगा तो वो दुग्ध उत्पादन से हो गया आपका। और यहाँ पर भूरी क्रांति की बात करें तो उर्वरक से आपका हो गया। और यहाँ पर पीली क्रांति की बात करेंगे तो तिलहन आपका राइट आंसर होगा। अगर लाल क्रांति की बात किया जाएगा दोस्तों तो मांस टमाटर उत्पादन से रिलेटेड आपका आंसर होगा। तो इस तरह से इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन को जिक्र किया। चलते यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि जो ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था दोस्तों। तो यहाँ पर तीसरा, पाँचवा, सातवां और 9वीं की बात यहाँ पर दिया गया है। तो जो फर्स्ट अल्टरनेटिव तीसरी आपका दिया गया है वो पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो काली क्रांति किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो आपका जो कच्चा तेल उत्पादन दिया गया है दोस्तों सी अल्टरनेटिव में, ये आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा, मतलब सी राइट आंसर आपका होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो राष्ट्रीय जो है बागवानी मिशन का जो शुरुआत प्रारंभ अगर माने कब से हुआ था दोस्तों। तो डी अल्टरनेटिव यहाँ पर मई 2005 तो आपका दिया गया है, पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे पीत या पीली क्रांति किससे रिलेटेड है, कौन से उत्पाद से। तो यहाँ पर जो तिलहन आपका दिया दोस्तों सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। इसे पीत या पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि भारत में जो फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव में दिया गया 1945, 1980 दिया गया, 1985 और यहाँ पर 1988 दिया गया है। जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी। तो हरियाणा दिया, कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु दिया गया है। जो यहाँ पर बी अल्टरनेटिव में आपका कर्नाटक दिया गया, पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया था।
तो अगर हम यहाँ पर योजना की शुरुआत की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर दिया गया जो सी अल्टरनेटिव 1998 से 99 आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान जो स्थापित किया गया है किस प्लेस पर, तो यहाँ वाराणसी दिया गया है और लखनऊ दिया गया दोस्तों, मैसूर और यहाँ पर बेंगलुरु दिया गया है। जो करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, दिया गया कि भारतीय चारागाह और यहाँ पर दिया चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो झांसी जो आपका सी अल्टरनेटिव में दिया गया वो पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सी एक नकदी फसल नहीं है दोस्तों, तंबाकू भी आपका नकदी हो गया, कपास भी आपका हो गया, रबर भी हो गया, सोयाबीन आपका नकदी फसल की कैटेगरी में नहीं आएगा, मतलब सी अल्टरनेटिव एक प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, यहाँ पर दिया गया कि कृषि मूल्य जो है आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, तो यहाँ पर अल्टरनेटिव की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो बी अल्टरनेटिव आपका दिया गया 1965 आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ कब किया गया था। अगर यहाँ पर हम अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो जो बी अल्टरनेटिव दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर सितंबर 2014 आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो रोज़गार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन से है, तो हस्तकरघा जो आपका यहाँ पर दिया गया है बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है, और तो अल्टरनेटिव वित्त मंत्रालय आपका जो सी अल्टरनेटिव दिया गया पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर आयकर जो आपका बी अल्टरनेटिव दिया गया पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1951 से 52 आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना का समापन वर्ष यहाँ पर पूछ रहा है, तो 2007 आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर बात करें अगले प्रश्न की, तो दिया गया कि नीति आयोग अस्तित्व में कब आया, तो कहने का मतलब कि जो योजना आयोग था उसको बाद में नाम को चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। इसके मुख्य प्रधानमंत्री होते हैं। और यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करेंगे कि ये अस्तित्व में कब आया, तो यहाँ पर जो आपका डी अल्टरनेटिव आपका दिया गया है कि 1 जून 2015 आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, अर्थात योजना आयोग पहले स्थापना हुई, उसके बाद इसको 1 जून 2015 में चेंज करके नीति आयोग जो है नाम कर दिया गया। तो यहाँ पर अगर हम योजना आयोग की बात करेंगे स्टार्टिंग में का इसकी स्थापना की, तो 1950 आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो चेलैया समिति का जो रिलेशन है, संबंध है, वो किससे है दोस्तों, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में सुधार से संबंधित है, मतलब फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया कि शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है किसके माध्यम से, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, नगर निगमों द्वारा या पर जिले बोर्ड के द्वारा। तो यहाँ पर जो बी अल्टरनेटिव दिया गया है आपका राज्य सरकार द्वारा, तो आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव ही आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वही राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष होता है। तो वो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।